ओके, क्या मेरी शक्ल विजिबल है सबको? क्लियर है? ओके। ओके, परफेक्ट। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, आप देखो, हम डिस्कस कर रहे थे एरेस, व्हाट आर एरेस, ठीक है। अच्छा, लूप्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं एरेस का कॉन्सेप्ट दे दूंगा ताकि लूप्स का कॉन्सेप्ट साथ साथ पैरेलल चले। सवाल हम एरेस का डिफरेंट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज अ वेरिएबल। सबसे पहली क्लास में मैंने इसी टॉपिक के बारे में बात की थी और बड़ी तफसील से मैंने बात करी थी कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या मकसद है उनका, ठीक है। तो अब उस चीज को हमें आज अप्लाई करना है कि वेरिएबल की क्या फ्लॉज है। ओके। अगर एक चीज सही से काम कर रही है तो हम दूसरी चीज क्यों करेंगे? सही बात है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक डिवाइस फोन जो है, अनटिल अपग्रेड करने का लोगों को शौक है, अगर फोन अक्सर वालिदैन को देखो, ये मेरा फोन है, ये है वैसे तो लगता है 7, बट ये थोड़ा नया फोन है, ठीक है। अब ये हल्का फोन मैंने क्यों रखा हुआ है? मेरे पास डिवाइसेस दूसरी चीजें बहुत महंगी है, बट ये हल्का क्यों है? क्योंकि जिसका काम, जहाँ पे जिसका काम चल रहा होता है ना, फिर आप उसको छेड़ते नहीं हो। तो वेरिएबल जब सही चल रहा है, हम प्रोग्राम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर एरेस की जरूरत क्यों पड़ी भाई? कोई ना कोई तो गलती होगी ना वेरिएबल के अंदर, कोई ना कोई फ्लॉ तो होगा वेरिएबल्स के अंदर जब हमें एरेस की जरूरत पड़ी। अच्छा, वेरिएबल बेहतरीन है जब हमें सम करना हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे टोटलिंग स्टेटमेंट को यूज करके एक चीज का सम करना है, तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, टोटल नाम के वेरिएबल का। उसकी भी लेक्चर रिकॉर्डिंग हमारी पूरी मौजूद है, ठीक है। वो मैं आज फिर भी सवाल उसके कराऊंगा ताकि बच्चों के जहन में एक आदत बन जाए उसको यूज कैसे करते हैं। तो टोटलिंग स्टेटमेंट एक वेरिएबल के थ्रू इस्तेमाल की जाती है, ये सबको पता है, कोई इसमें शक नहीं है। तो जब हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, तो फिर वेरिएबल में मसला कहाँ पे आया? मसला हमें आता है कि जब हमें स्टोर करना हो एरे को, स्टोर करना हो वैल्यूज को। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला भाई 50 वैल्यूज का सम करना है। आपने बोला ठीक है सर, हो जाएगा सम, टोटलिंग स्टेटमेंट लगाऊंगा लूप के अंदर, हो जाएगा आराम से। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे अब तुम ये प्रोग्राम से बताओ कि भाई पांचवी वैल्यू कौन सी थी या सातवीं वैल्यू कौन सी थी, बता पाएगा कोई? कोई नहीं बता पाएगा। भाई क्यों नहीं बता पाओगे? इसलिए नहीं बता पाएंगे कि जब आप स्टोर ही नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ ऐड करे जा रहे थे। अब मैं मिसाल के तौर पे अरहम, नादे, हुजैम और महाद, अब ये आपका फॉर एग्जांपल आप सबने ना अपना कलेक्शन, फॉर एग्जांपल पिज्जा सबने एक ही जगह से मंगवाया। अब सबके पिज्जा को है ना, मैंने डब्बों से निकाला, स्लाइसेस को बाहर रखा, और अज्यूम करते हैं सबका एक ही फ्लेवर है, मैंने सारे स्लाइसेस को एक साथ कर दिया। सही है। अब कोई मुझे बता सकता है कि भाई कौन सा पिज्जा कौन लाया था? अरहम का पिज्जा कौन सा था, नादे का पिज्जा कौन सा था, अब्दुल रहमान का पिज्जा कौन सा था? कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता। क्यों? मिक्स हो गए। ऐसे ही टोटल में मिक्स हो जाती है वैल्यू, सारी की सारी एक साथ ऐड हो जाती है। तो क्या काम है उसका? तो क्या फायदा उसका? तो जब हमें वैल्यूज को स्टोर करना हो और बाद में एक्सेस करना हो, तो एरेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम डील करते हैं मल्टीपल वैल्यूज। क्या? मल्टीपल वैल्यूज, ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड का जो समझ लो सारा गेम है कि भाई एरे काम कैसे करता है और इसमें और वेरिएबल में फर्क क्या है। कि वेरिएबल के अंदर मैंने सबसे पहली क्लास में एक चीज दिखाई थी बच्चों को कि x = 5 करता हूँ, फिर x = 6 करता हूँ। अब बच्चे शुरू में बोलने लगे कि सर 5 भी हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 56 हो सकता है क्या? मैंने उनको बताया कि वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर करता है, तो जब 5 स्टोर करा तो 5 हुआ, 6 स्टोर करा तो 5 हट के 6 आ गया उसके अंदर। तो जब ये हुआ ना, 6 उसमें स्टोर हो गया, तो क्या हुआ हमारे पास? पुरानी वैल्यू चली गई। अब एरे का काम क्या है कि वो जो पुरानी वैल्यू जो गई थी, उसको भी वो बचा के रखे, उसको भी वो स्टोर करे। एरे हर पॉसिबल वैल्यू को वो स्टोर करे। इसका मतलब एरे का काम है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। क्या? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। समझ में आया? यहां तक कोई सवाल? ओके। तो अब हम सर स्टोर कैसे करेंगे? ओके, ऑल क्लियर। अच्छा भाई, अब हम स्टोर कैसे करेंगे? अब देखो, वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है, एक डब्बे की तरह होता है, ठीक है। अब वो डब्बे के अंदर हमने वैल्यू डाली, हम दूसरी वैल्यू डालना चाहेंगे तो पिछली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। एरे क्या करता है? एरे ऐसे ही 100 डब्बे बना सकता है, 200 डब्बे बना सकता है, 5 डब्बे बना सकता है, जितने आप जो है ना बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब डब्बों का क्या करें हम? डब्बे क्या होते हैं सर? डब्बे होते हैं फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। एक बॉक्स है जिसके अंदर आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर भी पीडीएफ ऐप के अंदर भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में भी तफसील से आए। अच्छा, तो डब्बे से हम वैल्यू स्टोर करते हैं। एक डब्बे में एक वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आप पहचानोगे कैसे कौन सा डब्बा क्या है। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक लेस की फैक्ट्री है, सही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन पे शिप करने जा रहे हैं सामान, तो हर कार्टन के अंदर जो है ना, उसने बड़े चिप्स भर के बहुत सारे रख दिए, सही है। अच्छा, अब कार्टन का मसला क्या है? कार्टन होते हैं आइडेंटिकल, एक जैसे, बिल्कुल सेम। तो मैं देख के पहचान नहीं सकता कि कौन सा डब्बा किसको देना है। अगर मैं फैक्ट्री वर्कर हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा डब्बा किसको देना है। ये डब्बा भी ऐसे ही दिख रहा है, वो डब्बा भी ऐसे ही दिख रहा है, अब पहचानेंगे कैसे भाई? कोई बता सकते हैं मुझे कि इन डब्बों के अंदर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये कौन सा डब्बा किस दुकान पे जाना है? सामान खोल के भाई, अगर चिप्स तो एक ही है ना, चिप्स तो लेस के ही हैं, सामान खोल के देख के भी हम क्या कर लेंगे? क्वांटिटी चेक करेंगे। क्वांटिटी भी सेम है, कार्टन में तो एक एक फिक्स क्वांटिटी होती है। बताओ, कोई और बताए। यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर, चलो इस पे हम बात करते हैं। किसने बोला है ये? सर नादे निकाल। यूनिक आइडेंटिफायर, इस वर्ड का मतलब कोई बताओ मुझे। ना दे, तुमने जवाब दिया तो तुम ही बताओ इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? सर यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक एक तरह से सर ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। अलग, अलग पहचान है उसकी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से अलग पहचान होगी, सही है, कोड, जो नादिर ने कुछ जवाब ऐसा दिया। नंबर लिखे हुए होंगे उस पे, या कोई बॉक्स का नाम हो। बिल्कुल, ऐसे नंबर लिखे हुए होंगे या कुछ ना कुछ बॉक्स के बारे में लिखा हुआ होगा, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि नम डब्बा नंबर 1,84,596 साल के तौर पे, सही है, ये जो डब्बा है ये फला दुकान पे जाना है। दूसरा जो डब्बा है उसका एक नंबर, हर डब्बे को एक नंबर असाइन होगा, सही है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम मल्टीपल डेटा भी हमने स्टोर कर दिया, चिप्स को हम डेटा समझते हैं, हमने बहुत सारे चिप्स स्टोर कर दिए, एक जैसे डब्बों में स्टोर कर दिए। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे हर डब्बे को अलग अलग एक नंबर से, वो नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल एरे के तरीके से समझाता हूँ डायग्राम में, ठीक है। अच्छा, अब मैं मीटिंग को ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? ओके, अच्छा भाई, अब मैं जरा उसको शेयर करता हूँ। हाँ, अब ये मेरा दिख रहा है सबको, पीडीएफ वाला? जी सर। विजिबल है तो मुझे बताओ, मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, आज है 14 मई, एरेस। ओके, अच्छा, अब आज हमारा टॉपिक था एरेज। हमने अभी समझा कि एरे का काम है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। वेरिएबल्स कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल जो है एक डब्बे की तरह दिखता है, हर डब्बे का एक नाम है। फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे का नाम है
किसी की आवाज कट रही है, मुझे बताओ, कोई बोल रहा था। कोई कुछ बोल रहा था। ओके, अब देखो, एज नाम का एक डब्बा है, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर करा 16, सही है। अब इसका कोड ऐसे होगा कि एज इक्वल 16। अगर मैं लिखूंगा एज इक्वल 17, नया बच्चा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया, मैंने उसका डेटा डाला, तो ये तो पिछला डेटा उड़ा देगा, पिछला डेटा को तो वो रिप्लेस कर देगा। वो क्या करेगा, वो 16 को हटाएगा और यहाँ पे लिख देगा 17, पुरानी वैल्यू गई। एरे क्या करेगा, एरे का काम है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना। तो ये वन कॉलम वाला टेबल की तरह लगता है, वन कॉलम टेबल। ये वन डी एरे की हम बात करें बाय द वे आज, ठीक है। वन डी एरे एक कॉलम वाली टेबल लगता है। मैंने एक कॉलम बनाया और मैंने इसको बना दिया। अच्छा अब देखो, अब इसमें ना डब्बे बने होंगे। अच्छा, एरे का एक और वेरिएबल से सिमिलर चीज है। वो क्या सिमिलर चीज है, वो सिमिलरिटी ये है कि जैसे एक वेरिएबल एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, रियल, बुलियन वगैरह वगैरह। तो वो एक ही डेटा टाइप अगर इंटीजर के लिए बनाया गया तो इंटीजर ही स्टोर करेगा, अगर रियल के लिए बनाया गया तो वो रियल ही स्टोर करेगा। ऐसे ही एरे भी सेम डेटा टाइप के नंबर स्टोर कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सर एक एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, उसके दूसरे डब्बे के अंदर मैं इंटीजर डाल रहा हूँ, ये नहीं कर सकता मैं। दिस इज नॉट अलाउड। सो एरे हैज अ वन डेटा टाइप and every data that will be stored in the array will follow that data type। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। सेम डेटा टाइप, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये तो वन डी अच्छा, एरे के लिए हुआ ना? नहीं, ये टू डी एरे के लिए भी है। ओ ओके। डेटा टाइप सेम होना टू डी एरे के लिए भी जरूरी है। एरे के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दोनों के लिए कॉमन है। बस टू डी एरे के अंदर एक टेबल बन जाता है और वन डी एरे के अंदर सिंगल टेबल होता है। मैं अभी सिर्फ वन डी एरे कराऊंगा, जब बच्चों का हाथ वन डी एरे पे सेट होगा फिर मैं टू डी एरे कराऊंगा, क्योंकि वो एक डायमेंशन की तरह, मतलब एक बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो पहले हम आज वन डी एरे ही करेंगे। अच्छा, तो ये वन कॉलम टेबल की तरह होता है। अब हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस करा था कि लेस की मिसाल देके कि भाई आपने डेटा को स्टोर करना है, तो हमने बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से डब्बे की बात हो रही है, तो हम करेंगे नंबर्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं इंडेक्सेस। क्या बोलते हैं, इंडेक्सेस, ठीक है। यस, इंडेक्सेस, 0 1 2 3 4। अब मैं अगर डब्बे गिनूं ना तो 5 डब्बे हैं, मतलब यह 5 वैल्यूज एक वक्त में स्टोर कर सकता है। समझ में आया, ये 5 वैल्यूज एक वक्त में स्टोर कर सकता है। तो ये एरे के अंदर मैं 5 डिफरेंट वैल्यूज को भी डाल सकता हूँ। अगर मेरा सवाल है कि भाई मुझे 5 डेटा स्टोर करना है स्टूडेंट्स का, या एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें 11 क्लास के अंदर, तो मुझे उनका डेटा स्टोर करना है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ मार्क स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब एरे का नाम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एरे का नाम नहीं होगा, नाम भी होगा एरे का। हमने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, चलो मार्क्स ही हमने बात करी, तो हम मार्क्स स्टोर करने के लिए एरे का, उसका नाम है मार्क्स, और इसके अंदर 5 डब्बे हैं। अब सर आपने बोला कि भाई एरे हमें मदद करता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में, चलो ठीक है, मैं 5 वेरिएबल भी बना सकता हूँ, H1 H2 H3 H4 H5, मैं बना सकता हूँ 5 वेरिएबल। 5 वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। तो एरे का क्या फायदा हुआ, डब्बे तो यहाँ पे भी बन रहे, डब्बे तो वहां पे भी बन रहे, कोई फायदा है? ऐसे तो नहीं लग रहा फायदा। एरे में ना असल में फायदा जो है ना, वो एडवांटेज जो है, वो ये सारा काम इंडेक्सेस का है कि इंडेक्सेस से मैं डब्बे फौरन स्विच कर सकता हूँ। H1 H2 H3 जो है ना, मुझे खुद टाइप करना पड़ेगा कि इनपुट H1, इनपुट H2, इनपुट H3, इनपुट H4, इनपुट H5। एरे में ही नहीं करना पड़ता। एरे में मैं सीधा लिखूंगा मार्क्स ब्रैकेट आई, और उसमें इनपुट होता रहेगा। एक कमांड लिखी और उसके अंदर इनपुट बड़े आराम से हो गया। अब मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली ना। अब देखो, मार्क्स नाम का हमारा वेरिएबल है ना, एरे है।
तो अब हमें एरे को एक्सेस करना है, सही है, एक्सेस। मुझे अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब 0 से क्या होगा, ये जो पहला डब्बा है ना, पहले डब्बे को एक्सेस करेगा। ये बोलेगा कि अच्छा ये 0 जो है इसकी बात हो रही है, तो ये उस डब्बे को उठाएगा। अब उसके अंदर हम जो चेंजेस कराना चाहें, अब वेरिएबल का जो एडवांटेजेस हैं, जैसे मतलब हम आराम से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वही एडवांटेज हमें एरे में मिलेंगे कि उसका जब एक डब्बा आपने सेलेक्ट कर दिया ना, तो वो वेरिएबल की तरह काम करेगा। उसके अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू जा सकती है, आप नई वैल्यू डालोगे तो रिप्लेस हो जाएगी। पूरा वेरिएबल वाले लॉज है सारे के सारे, ठीक है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे नंबर चेंज करना चाहूँ, तो एरे के अंदर जो कोर एडवांटेज है वो एक्सेस करने के अंदर है, और वो एक्सेस करने वाला पार्ट यहाँ पे आता है कि आई कैन राइट अ वेरिएबल, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डाल सकता हूँ जो वेरिएबल बार बार डब्बे का एक्सेस चेंज करे। पहले 0 को एक्सेस करा था, अब वो वेरिएबल ने नंबर बदल दिया तो अब वो 1 को एक्सेस करा है, उसके बाद जो नंबर बदल दिया तो वो 2 को एक्सेस करा है, 3 को एक्सेस करा है, 4 को एक्सेस करा है। इस तरह से काम होता है। आप डिक्लेयर कैसे करते हैं सर एरे को, आपने ये तो समझा दिया, डिक्लेयर कैसे करते हैं, चलो डिक्लेयर भी समझा देते हैं भाई। डिक्लेयर, अब डिक्लेयर करने के बाद आपने एरे का पहले नाम लिखना है। वो यहाँ पे मार्क्स है ना, तो हमने मार्क्स लिखा, फिर मैं लिखूंगा कोलन, फिर मैं बताऊंगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ 0 से, मैं खत्म कहाँ पे कर रहा हूँ, 4 पे। ये हो गया। सर और वो इंटीजर्स या ऐसे करके आ जाएगा ना, जो जैसे अगर वर्ड्स होता तो बूलियन, अगर ऐसे अगर बूलियन स्ट्रिंग नहीं नहीं स्ट्रिंग, हाँ वर्ड्स होते तो स्ट्रिंग लिखते। हाँ बिल्कुल स्ट्रिंग लिखते हैं हम, उसके अंदर नाम शो कर रहे होते तो हम स्ट्रिंग लिखते हैं, बिल्कुल सही पहचाना। तो यहाँ तक क्लियर है। जी अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। मैं 3 वेरिएबल्स के साथ एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, उससे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होता है, हम किसकी बात करें, किस तरह से काम होता है। अच्छा, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारा सवाल है, सवाल ये है कि आपने 3 बच्चों के मार्क्स लेने और उनको स्टोर करना है अलग अलग। मतलब ऐसा नहीं है कि सम वम करके स्टोर करो, नहीं, मुझे चाहिए प्रॉपर वैल्यूज कि पहले बच्चे के मार्क्स कौन से थे, दूसरे बच्चे के मार्क्स कौन से थे, तीसरे बच्चे के मार्क्स कौन से थे। और फिर मैं आपको एरे से करके दिखाऊंगा यही काम। अब जब हम नंबर बढ़ा देंगे तो हमारे वेरिएबल का कोड तो बढ़ जाएगा, एरे का कोड वही रहेगा। ये फायदा है एरे का। अब हम ट्राई करते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं थोड़ा काट देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे हमने करना है एक सवाल, हमारा ये है कि 3 स्टूडेंट्स मार्क्स आर टू बी स्टोर्ड एंड इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब हम वेरिएबल से करके देखते हैं। हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर मार्क्स 1 कॉमा मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3 कोलन इंटीजर, कि भाई मैंने इंटीजर वैल्यू इनमें स्टोर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके 3 इनपुट लेने हैं और फिर उनको रहने देना है, बस इनपुट तक हम रखते हैं फिलहाल ना। तो मैं करूँगा आउटपुट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, सही है। फिर मैं करूँगा इनपुट मार्क्स 1। अब जरा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि काम तेज हो। अच्छा, जो कल की क्लास की पीडीएफ है ना, उसमें एक गलती हो गई थी। उसमें ना मेरा ये बॉर्डर सही से नहीं आ रही थी, तो कोड कटा हुआ होगा ना थोड़ा सा, वो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है, कि मैंने बॉर्डर पे भी लिख दिया था 2 3 2 3, मैंने ये कर दिया।
अच्छा, अब मैंने 3 बच्चों का डेटा लिया और सिर्फ स्टोर करने का इसमें मुझे बोला था और कुछ नहीं बोला था। अब यही चीज मैं एरे से करके दिखाता हूँ। हम करेंगे एक एरे को डिक्लेयर, डिक्लेयर मार्क्स। सर 0:4 का क्या मतलब है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। चलो मैं इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देख रहे हो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, जी किससे हो सर, रहा है? 0 से 0 से। और यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है? 4 पे। बिल्कुल। तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं कि हमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं 10 लिखता तो वो 0 से लेकर 10 वैल्यू, मतलब कि 11 वैल्यू बनाता। 0 को भी गिनेंगे और 1 till 10 हम गिनेंगे तो 11 वैल्यूज हो जाती है। तो वो 11 डब्बे बनाता। बेसिकली ये हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग इंडेक्स देते हैं, और इसका जो जो आंसर होता है ना वो हमें बताता है कि भाई कितनी वैल्यूज बनी है। सही है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो हम एक नंबर कम रखेंगे। मुझे 5 डब्बे बनाने में 1 till 5 भी लिख सकता हूँ, 1:5। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर सकते हो, सवाल के ऊपर डिपेंडेंट है। अक्सर सूडो कोड के सवाल में 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। सही है। अगर सवाल है तो बोलते हैं हम अपर बाउंड। सही है। जीरो ठीक है। से स्टार्ट करना, ये समझा दूं कि जीरो पे कोई वैल्यू ही नहीं होती। नहीं नहीं, देखो 0 है ना, निशानी है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये 0 है। अब एक स्टेप आगे लूंगा, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ ना तो 0 मेरी, मतलब समझ लो मेरा मूवमेंट 0 है ना इस वक्त। अब मैं एक स्टेप आगे लूंगा, मेरी मूवमेंट 1 हो गई। मैं एक स्टेप और आगे लूंगा, मेरी मूवमेंट 2 हो गई। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से होता है कि आप पहला इंडेक्स जो है ना वो 0 है, उसका अगला वाला 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि एक्सेस एड्रेस करने के लिए ना, जैसे नंबर के शुरू में 0 है, 03 आप जो नंबर अपना लिखते हो तो उसके अंदर भी 0 तो है ना। अब वो उसकी आप बोलोगे वैल्यू सर उसकी काम की नहीं है, वैल्यू तो काम की है ना, डायल कैसे करोगे? समझ रहे हो? तो ये 0 सिर्फ निशानी के लिए है, इसका कोई मतलब इंटीजर वैल्यूज नहीं है। ये इंटीजर वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे बाय द वे। ये डेटा यहाँ पे अंदर स्टोर किया जाएगा। ये सिर्फ इंडेक्सेस हैं कि भाई मैं 0 लिखा तो मैं पहला डब्बा एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने 1 लिखा तो मैं दूसरा डब्बा एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने 2 लिखा तो मैं तीसरा डब्बा एक्सेस कर रहा हूँ। क्लियर है या मैं वापस समझा? मसला नहीं है। सर तो इस क्वेश्चन में हमने 5 वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। नहीं, इस क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, तो हम 1 till 3 यूज करेंगे। ठीक है। सर 0:4 का मतलब 5 नहीं होगा? 0 रेशियो का मतलब 5 वैल्यूज है, बिल्कुल। सॉरी। सर ये मैंडेटरी है कि हम 1 से स्टार्ट का 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, हमारी मर्जी है। अब मर्जी है। सही है। वैसे कोई सूडो कोड में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अलग से अगर उसने अलग से बोला है तो वो एक अलग बात। ठीक सूडो है। कोड वैसे अमूमन ये लोग स्टार्ट 1 से करते हैं ताकि बच्चे के जहन में वो गिनती हम लोग 1 से 2 शुरू करते हैं ना, तो वो इसीलिए जहन में होता है, वरना कंप्यूटर्स में 0 से स्टार्ट होता है सारी चीजें। ठीक ठीक है। है। थैंक यू। ऑफ तो मसला नहीं। ठीक है। अब मैंने एरे क्रिएट कर दिया। अब देखो आप मैजिक। अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, डिक्लेरेशन का मैंने एक शुरू में एक बच्चे को बताया था कि भाई डिक्लेयर करने वाली जो लाइन है ना उसको आप छोड़ दो, अभी आप नहीं करो, अभी सवाल शुरू में नहीं करो। आप 3 लाइन 4 लाइनें छोड़ दो डिक्लेरेशन के लिए, वो आप बिल्कुल आखिर में करना। क्योंकि आपको नहीं पता होता आपको कौन सा वेरिएबल याद आ जाए, फिर आप फसम फसी करोगे, फिर आप लिखना शुरू करोगे। आप 3 लाइनें छोड़ दो ना डिक्लेरेशन में, तो कंटिन्यूएशन तो टेक्निकली है नहीं। आप क्या करो, कोड अपना सुकून से करो, जो वेरिएबल याद आ रहा है वो लिखो, उसके बाद आखिर में पढ़ो भाई कौन कौन से वेरिएबल है, उनको एक साथ डिक्लेयर कर दो। ठीक है। काउंट इंटीजर। अब मैंने काउंट इसलिए लिया कि मैं लूप चलाऊंगा अभी ना। अब मैं बताता हूँ क्या मैजिक है। फॉर काउंट इक्वल्स, मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 2 3। सही है। अब देखना आप क्या हो रहा है। आउटपुट एंटर मार्क्स नंबर, और इसमें मैं डालूंगा काउंट। ठीक है। इनपुट, और मैंने इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया मार्क्स कोलन काउंट। ये देखो अब यहाँ पे हो रहा है थोड़ा जादू। काउंट की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से। इसका मतलब जब डब्बे बनेंगे, मैं डब्बे का आपको पिक्चर दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि हमारे डब्बे बनेंगे 3, 1 2 3। और डब्बों में क्या हो रहा है? डब्बों में ये हो रहा है कि हमने काउंट ने बोला 1, अब यूजर ने इनपुट डाला। सही है।
इससे पहला डब्बा एक्सेस करके रखा है कि जो वैल्यू बंदा डालेगा उसको मैं पहले डब्बे में डाल दूंगा। अब काउंट की वैल्यू अगली साइकिल में हो जाएगी 2, तो अब वो एक्सेस करेगा ये वाला, फिर हो जाएगी 3, इसको एक्सेस करेगा और वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर करा मार्क्स बच्चे का है 19, एक बच्चे का है 17, एक बच्चे का है 9 फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो ये हमने स्टोर कर दिया और ये मार्क्स नाम का एरे है। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर पहला जो बच्चा आया हमारे पास, हमें कैसे पता उसका डेटा कहाँ पे मौजूद है? सीक्वेंशियल ऑर्डर है ना भाई, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 1 में ही स्टोर होगा, यहाँ तक तो तय है ना। तो पहली वैल्यू 19 में, पहली वैल्यू जो है इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर हो गई, दूसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर हो गई, तीसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 में स्टोर हो गई। तो अगर आप क्वेश्चन जो अपना एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि मुझे दूसरी वैल्यू का जो रिजल्ट है या दूसरी वैल्यू जो है मुझे आउटपुट करके दिखाओ, तो आप लिखोगे मार्क्स ब्रैकेट 2 और उसको कर दोगे आउटपुट फॉर सेकंड वैल्यू। अब मैं समझाता हूँ कि एरे और वेरिएबल में यहाँ पर तो उतनी ख्वारी लग रही है, लेकिन अगर मैं इन वैल्यूज को 1000 कर दूं, 50 कर दूं या 10 भी कर दूं तो भी मेजर फर्क आ जाएगा। तो मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़े, अब अगर मैं 10 वैल्यू करूंगा मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं 10 करना होगा तो मुझे सिर्फ 2 जगह पे चेंजेस करने हैं छोटे से, एक मुझे यहाँ पर चेंज करना है और एक मुझे यहाँ पर चेंज करना है। मैं इन 2 जगह को चेंज करूंगा, एरे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो पाएंगी, 10 दफा वो इनपुट लेगा और 10 की 10 वैल्यू स्टोर कर देगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 चाहिए, मैं 100 लिखूंगा, यहाँ पे 100 की 100 वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आया एरे कैसे काम करता है? जी कोई सवाल, कोई जी कंफ्यूजन? सर। ठीक है भाई, बाकी भी जवाब दे दो ताकि हम फिर आगे बढ़े। अब देखो मैं यहाँ पे एडवांटेजेस लिख देता हूँ। सर, वो इतने सारे इनपुट आउटपुट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, बस। नहीं हमने करा ना, आउटपुट इनपुट करा, बट वो इतने सारे नहीं करने पड़े क्योंकि हर लूप की साइकिल के अंदर जो है ना एरे का इंडेक्स चेंज हो जाता था, हमारी दूसरी जगह पे वैल्यू शो हो रही थी, तो हमारा काम हो रहा था। यहाँ पर एक एक लाइन में ही हो गया। हाँ समझ में आया। तो एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, सही है। और हम उसके थ्रू जो वेरिएबल का काम है, जो बहुत लंबा काम होता है, हम उसको बहुत छोटा करते हैं। ऐसा नहीं है वेरिएबल यूजलेस है, बट जब आप मल्टीपल डेटा की बात कर रहे होते हो तो फिर एरेस काम आता है। अब तक समझ में आया? जी सर, ये फॉर काउंट वाली जो है, ये फॉर काउंट का भी बहुत बड़ा रोल है ना इसके अंदर, एरे के अंदर शॉर्ट करने का। हाँ तो फॉर ये काउंट का सिर्फ भी एरे, रोल है। तो एरे के अंदर ही ये सिर्फ होगी, ये सिर्फ एरे के अंदर ही यूज होती है ना? क्या मतलब? मतलब के एरे के बगैर हम फॉर काउंट लगा सकते हैं, ये 1 2 3? एरे के बगैर बिल्कुल लगाएंगे हम फॉर काउंट। मतलब हमारे काफी सवाल हमने पिछले करे हैं, जैसे हमें टोटल करना है बच्चों का, स्टोर नहीं करना। देखो वेरिएबल स्टोरिंग में इनएफिशिएंट है। अगर आप बोलो ना सम वम करना है, काउंट वाउंट निकालना है या बच्चों का एवरेज निकालना है, तो वेरिएबल काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। हमने पिछली क्लासेस में बाकायदा इस तरह के सवाल किए हैं कि जिसमें हमें एवरेज निकालना है। आप एवरेज में निकाला है 10 बार, अब मुझे सिर्फ सम करना है, मुझे हर बच्ची की वैल्यू अलग से स्टोर नहीं करनी, तो सम मैं कर सकता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम इसका सवाल अभी करते हैं, सही है। मैं एक सवाल लिखता हूँ, हम इसको अभी लाइव अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, सही है। अच्छा अब मैं इसको ज़रा पार्टीशन कर दूँ, ठीक है। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं ना। राइट प्रोग्राम, ओके एक सेकंड देना।
अच्छा भाई, अब ये सवाल है, अब ये सवाल एरे से बड़ा एफिशिएंटली होगा, वेरिएबल से तो हमें पता नहीं कितने पेजेस चाहिए होंगे इसको करने के लिए ना। तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं ज़रा कि सर कैसे होगा ये। अब देखो इसने कितनी वैल्यूज बोली है, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। 100 वैल्यू बोली है, जी सही है। अब अगर 100 वैल्यूज की बात हो रही है तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम एरे बनाते हैं, एक काम करते हैं, एरे का कोई स्टेटमेंट मुझे बताया भाई कैसे बनता है, अभी सिखाया। सर, एरे का नाम होता है, फिर हम्म, एरे लिखते हैं, उसके अंदर वो जितना 0 से लेके 100 तक है तो 0 रेशियो 100 करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर फॉर इंटीजर्स। हाँ अब देखो वो सही है, 0:100 नहीं लिखेंगे हम, या तो 1:100 लिखेंगे या 0:99 लिखेंगे। ओके। सही है, क्योंकि देखो आप 0 से गिनती, अब तुम एक काम करो 5 तक गिनो, लेकिन 0 से स्टार्ट करना, उंगलियों पे गिनो, कितनी उंगलियां आती हैं? 6 हो जाएंगी तो। बिल्कुल, समझ में आया। जी, तो मैं इसीलिए जीरो भी हम, काउंट भी होगा, वन हाँ जीरो जीरो हो भी नहीं काउंट रहेगा होता अगर है। जीरो करूंगा। सही है, तो हम इसीलिए जो है ना, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे होते तो हम एंडिंग में एक काट देते हैं, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम एंडिंग भी वही नंबर रखेंगे। सही है, सेट है। जी ओके, अच्छा अब हमें इसको कोड को करना है। देखो, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सूडो कोड, मैं डिक्लेयर करूंगा। अच्छा एरे का नाम क्या रखूं भाई? माय एरे लिख दें। एज लिख देते, थोड़ा रेलिवेंट रहेगा कॉन्टेक्स्ट से। सही। अच्छा मैं 1:100 लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर में हम एज स्टोर करेंगे। अच्छा अब देखो, डिक्लेरेशन के लिए मैं खाली जगह छोड़ो ताकि मैं बाद में आगे कर सकूं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं काउंट टोटल इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, क्योंकि हम टोटलिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। सही है, ताकि मैं सम कर सकूं, और मेरा काम है बस यही है। और एवरेज, एवरेज तो बाद में हो जाएगा। फॉर, सॉरी, सूडो कोड की जितनी भी कमांड्स है वो ऑल कैपिटल में होंगी, इसका ख्याल रखना, ठीक है। फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 100। अब देखो ये सेम होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप वहां से 1 to 100 स्टार्ट करो तो नीचे भी आप स्टार्ट करो, क्योंकि आप, अब आप है ना काउंट को यूज करो ना एक्सेस करने के लिए। अगर काउंट आपने एरे को 0 से स्टार्ट करा, काउंट को आपने 1 से स्टार्ट करा, तो पहला इंडेक्स तो खाली रह गया, पहला जो डब्बा है वो खाली रह गया। यहाँ पर मैं काउंट को 1 से स्टार्ट करूंगा तो एक्सेस तो वो पहले डब्बे को करेगा ना, जो उसके उसके अंदर काउंट, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, हमें यहाँ से स्टार्ट करवाना नहीं है उसको। ठीक है, तो इन दोनों को सेम होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा फिर अब मैं करूंगा आउटपुट एंटर एज, और मैं करूंगा इनपुट एज ब्रैकेट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कॉन्स्टेंटली एरे का इंडेक्स चेंज कर रहे हैं ताकि अलग अलग जगह पे वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये भी समझ में आ गया, आउटपुट इनपुट समझ में आ गया। अच्छा अब हम करेंगे टोटल, तो हम लिखेंगे टोटल, सॉरी, इक्वल्स टोटल प्लस एज काउंट। अब यहाँ पे क्या करा हमने, जिस जगह पे मैंने वैल्यू स्टोर करी ना, मैं वही जगह को एक्सेस कर रहा हूँ ताकि मैं सम कर सकूँ। अच्छा टोटलिंग स्टेटमेंट का एक थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटलिंग स्टेटमेंट इसलिए यूज होता है कि हम चीज़ों का सम कर सकें, और टोटलिंग स्टेटमेंट और काउंटिंग स्टेटमेंट में फर्क ये होता है कि टोटल के अंदर हम वेरिएबल डालते हैं, काउंट के अंदर हम सिर्फ +1 +2 जो भी हमें एक फिक्स प्लस है वो होगा। टोटल में चेंज हो जाता है, एक बच्चा 18 साल की भी हो सकता है, दूसरा बच्चा 9 साल का भी हो सकता है, तो वेरिएशन जो है ना वो वेरिएबल ही बता सकता है हमें। अब यहाँ पे हम एरे के बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, तो हम एज ब्रैकेट काउंट लिखा के जिस जगह पे मैंने वैल्यू स्टोर करी, अब उसी जगह से मैं वैल्यू निकाल के टोटल में भी डाल रहा हूँ। तो ये टोटल बिल्डअप होता रहेगा ये इस तरह से कि आपने अभी A4 पेपर्स का आपके पास एक गत्ता पड़ा हुआ है, आपने 2 शीट निकाली, आपने ऊपर रखा, फिर आपने 5 शीट निकाली, आपने उसके ऊपर ऐड करा, फिर आपने 10 शीट निकाली, आपने उसके ऊपर ऐड करा, तो वो पाइल अप होता जाएगा ना। तो टोटल पाइलिंग अप वाली जो है ना नॉलेज यूज करता है एक तरह से, कि भाई 5 भी ऐड हो गया, आप अगली साइकिल में 15 भी ऐड हो गया, 20 भी ऐड हो गया, वो ऐड होता रहेगा। एट द एंड लूप के एंड में वो हो जाएगा सम, मतलब पूरी सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर तुम्हें मैं
5 पाइल दे रहा हूँ, तुम बस हर पाइल से थोड़ा थोड़ा पेपर निकाल के एक पाइल पे कर रहे हो, तो एट द एंड सबका सम ही होगा ना तुम्हारे पास। तो ये टोटलिंग वही जो है चीज स्ट्रैटेजी यूज करता है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट काउंट, ठीक है, यहाँ समझ में आया। काउंट इक्वल्स टू 1 to 100, हमने एंटर करवाई एज, हमने एरे में स्टोर करवाई एज, फिर हमने टोटल करवाया, और अब हम एवरेज निकालेंगे। अच्छा मुझे पता है 100 बच्चे हैं, तो हम सीधा करेंगे एवरेज इक्वल्स टोटल डिवाइड बाय काउंट, ओ बल्कि नहीं काउंट, सॉरी, 100। फिर मैं इसको आउटपुट कर दूंगा। अच्छा अब देखो मैंने कौन कौन से वेरिएबल यूज करा है। मैंने टोटल यूज करा है, मैंने काउंट यूज करा है, और मैंने एवरेज यूज करा है। तो अब मैं इनको डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर टोटल, सर डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है? बिल्कुल। जो बड़े सवाल है ना उनमें मैंडेटरी होता है, सवाल में वैसे मेंशन होगा तो मैं ना। सही है, ये क्लियर है। जी अच्छा अब मुझे कोई बताए, मैं अब सवाल पूछता हूँ तुम लोगों से। नादे मुझे बताओ क्या डिफरेंस है एरे और वेरिएबल में। सर, वेरिएबल एरेज वेरिएबल एरेज के अंदर डिफरेंस ये है कि वेरिएबल एरेज के अंदर वो एरेज के अंदर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल एरे इसके अंदर नहीं होता है। वेरिएबल एक डब्बा होता है, सही है, एक कंटेनर होता है दैट कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। एरे हैज मल्टीपल ऑफ दोस कंटेनर्स, अच्छा। सही है। तो सवाल में तो वो तो डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो आप थ्योरेटिकल जो जवाब आएगा वो तो आप ये बोलोगे कि भाई एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम, and variable is a data structure that can show one value at a time of one data type। एरे के अंदर भी आप वन डेटा टाइप मेंशन करोगे। ये थ्योरेटिकल बात है, सही है। ये तो आपने डेफिनेशन याद करनी है, आपने उसको इस तरह से लिखना होगा। बट हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं कि एरे के अंदर किस तरह से हमने स्टोर करनी है वैल्यूज। तो वो स्टोर करने का क्या है कि भाई आपके पास जो कॉन्सेप्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि मल्टीपल डब्बे होंगे, आप उन डब्बे में वैल्यू डाल सकते हो। वेरिएबल जैसे काम करते हुए डब्बे होंगे, वो वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल जैसे डब्बे होंगे। तो आप बार बार वैल्यू दूसरी दूसरी जगह पे डाल सकते हो। और वेरिएबल ऑन दी अदर हैंड एक डब्बा होता है, उसका एक नाम होता है, आप उसमें एक वैल्यू एक वक्त में डाल सकते हो, आप उससे सम कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, बट आप मल्टीपल वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं करा सकते। एरे वहां पे आता है जहां पे मल्टीपल वैल्यूज की बात आती है। यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है। अच्छा अब मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक रखूँ, क्योंकि मैं लीनियर सर्च कराऊंगा तो बच्चे कम है लीनियर सर्च कराने के लिए। क्या बोलते हो, तो ओवर हो जाएगा या चलिए सर बाद में कंटिन्यू कर करूँ? लें, क्योंकि आपने ड्राइव में भेजेंगे ना क्लास में, रिवीजन भी कर लेंगे जब तक, और फिर सर नेक्स्ट कोई क्लास। पास पे भी क्वेश्चंस करा दें पिछले टॉपिक्स की, लूप्स की। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक पास में क्वेश्चन करते हैं और फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं ज़रा लिखूँ, एक सेकंड। अच्छा 2210 24 यूपी 22, ठीक है। अच्छा भाई अब मैं 2 मिनट के लिए जो है ना सवाल को हम लोग साइड पे करेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं शेयर करूँगा जरा, उसमें देखते हैं कौन सा तुम्हारे इस मतलब का सवाल है। अच्छा वैलिडेशन चेक्स हो गए।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को बोलते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स जो है आपके प्लस नहीं लेसर देन इक्वल्स एंड और के होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपके ना कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं, लेसर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये उस तरह का होता है। ठीक है। अच्छा, totaling and counting are standard methods of solution. Numbers are input. The number 99999.9 is the last number to be input and is ignored. ठीक है। Write an algorithm in pseudocode to total the numbers input and to total the output, and you do not need to validate the input. अच्छा भाई, अब ये सवाल है भाई, कैसे होगा भाई, कोई बता सकता है मुझे? क्या सवाल क्या मांग रहे हैं, चलो मुझे इतना बता दो। एल्गोरिदम मांग रहे हैं। मुझे तो पता है क्या, मतलब सवाल पूछना क्या चाह रहा है आपसे। सर मतलब आपने जो भी नंबर्स आपने इनपुट किए हैं उनका टोटल करना है, एक तो ये है। और 9999.9 इज द लास्ट नंबर टू बी इनपुटेड। लाइक 0 से लेके 99 इस पे लगेगा मेरे ख्याल से, यही बिल्कुल। फॉर लगेगा अच्छा, शायद। नहीं फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर आप लोग गलती करते हो। देखो, आपने सवाल को पहले समझना है। मैंने एक लूप्स की, जब आप साइकिल लूप्स का जब आप सवाल पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कब जज करना होता है कौन सा लूप लगेगा और कैसे जज करना होता है। मैंने समझाया था बड़ा सिंपल अंदाज से कि भाई आपको अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पता है, नंबर ऑफ साइकिल, ये उसका माइक थोड़ा शोर कर रहा है, बंद कर दो। आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता है? क्या तुम्हें पता है महद कि भाई कितनी दफा लूप चलेगा उसके बाद मेरे पास डेटा आएगा? मिसाल के तौर पे उसने बोला कि भाई 9999.9 जो मैं है नहीं पता। नहीं पता ना? हम्म। सही है। अच्छा, फॉर लूप का जो हमने अभी सवाल करा, उसने बोला हुआ था भाई 100 इनपुट है आपके, तो हमें पता था भाई 100 इनपुट है तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है ना, एक दफा वो तीसरी बारी में डाल दे। नहीं नहीं, केस अंटिल कुछ नहीं होता भाई, केस अंटिल डजंट एग्जिस्ट, रिपीट अंटिल होता है। सर रिपीट अंटिल लग सकता है, रिपीट रिपीट। हाँ, रिपीट अंटिल लग सकता है और वाइल लूप भी लग सकता है, दोनों अलाउड है। मैं पर्सनली रिपीट अंटिल प्रेफर करता हूँ। सही है। ताकि बच्चों को समझ में सर आ जाए। रिपीट सर अंटिल वैसे लग सकते इधर हैं, मैं और दूसरा कंफ्यूज क्या होता था? हूँ। वाइल लूप। ठीक है। सर रिपीट और वाइल में ना मुझे लाइक वाइल में थोड़ा वो होता है, मुश्किल फील होता है वाइल को अटेम्प्ट करते वक्त। आई डोंट नो व्हाई। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए वो नहीं, वो होता है उसके अंदर कुछ असल में उसमें, उसके भी मैंने क्लास ली थी उसकी, इनफैक्ट मैंने परसों क्लास ली थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है वाइल लूप की भी। तो वाइल लूप की परसों सर दोनों क्लास थी सेम और चीज कल है। लूप है, कंडीशनल लूप है। सही है, दोनों में फर्क है। और ये कल की रिकॉर्डिंग अगर देखोगे ना, तो उसमें पूरे डिफरेंसेस कवर्ड है सारे। ये रिपीट एंडल में क्या फर्क होता है, वाइल लूप में क्या फर्क होता है, कब किसको यूज करना होता है, वो सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, तो वो रिविजन कर लेना। लेकिन मैं बता देता हूँ, दोनों का काम है रिपीट करना, बार बार इस चीज को करना, और एक कंडीशन के हिसाब से स्टॉप करना या चलना, ये दोनों का काम है। अब हमारे यहाँ कंडीशन है कि 9999 पे हमें रुकना है, तो हम वाइल लूप में ऐसे लिखेंगे कि हमें 9999.9 आए तो हम रुक जाए, और रिपीट एंडल में भी ऐसे लिखेंगे 9999 आ जाए तो रुक जाए। अब उनके लिखने का अंदाज का फर्क है। सही कि एक में आप अलग तरीके से लिखते हो, दूसरे में आप अलग तरीके से लिखते हो। उसके लिए रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हाँ यहाँ तक काफी है। ठीक है। ओके, अब हम सवाल करते हैं इसका। सवाल हमें ये बताएगा कि हमें रुकना कब है, इसने बता दिया। अब हमें टोटल खुद करना है, टोटल हम कर सकते हैं। इस सवाल में एक छोटा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट को बड़ा समझना। इस ट्विस्ट को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो मेरा तरीका है जो स्टेटमेंट लगा के मैं कर सकता हूँ, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। सही है। और इनपुट मोर देन वन नंबर। ठीक है। हाँ ठीक है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी मैं एक डिफरेंट अंदाज कराऊंगा जो मार्किंग स्कीम में नहीं होगा, बट वो काम अच्छा करता है। ठीक है, तो उस चीज को जज कर लेना। अच्छा, अब मैं, कौन नया है? समाज अपने उससे आया। ओके। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को पेपर पे कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे।
हाँ भाई, ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई आपने नंबर इनपुट करने हैं। अब हमें फिक्स साइकिल्स नहीं पता कितनी साइकिल्स है। 10 साइकिल भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। जब आपको साइकिल्स अनश्योर हो ना, तो आपने कंडीशनल लूप यूज करना है। कंडीशनल लूप दो होते हैं, रिपीट अंटिल और वाइल लूप। इन दोनों में से कोई भी यूज करो चलेगा, बट आप ये बात याद रखो कि आपने इनको तब यूज करना होता है जब आपको नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता हो। क्या मुझे पता है कितनी बार ये चलाएगा? नहीं पता। तो हम वाइल लूप या रिपीट अंटिल इस्तेमाल करेंगे। अगर इसने बताया कि भाई वो 9999 जो है वो 10वीं बार ही डालेगा, तो हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। सही है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब हमने जो है डिक्लेरेशन इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसने अलग से मेंशन नहीं करा। मार्क्स भी कम दे रहा है तो इतना ज़रूरी नहीं है। बेहतर है कि आप कर लिया करो। सही है, लेकिन सवाल में मेंशन होगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब देखो 9999 जो है ना, ये हमारा कोर नंबर है। अब मैं इनपुट करता हूँ, मैं रिपीट के थ्रू करूंगा ताकि एक चीज़ समझ में आ जाए। मैं कर रहा हूँ टोटल इक्वल्स 0। मुझे पता है टोटलिंग हमें करनी ही है। अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे रिपीट। मुझे क्या करना है? मुझे टोटल करना है एक वैल्यू का। सही है, वो नंबर कहाँ है? नंबर, मैं नम नम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो मैंने लिख दिया नम इक्वल 0। समझाने के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है ये वाली लाइन, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहले टोटल करूंगा या पहले इनपुट करूंगा, ये क्यों मुझे बता सकता है? सर इनपुट करेंगे आप पहले। क्यों करेंगे इनपुट भाई? सर पहले आपके नंबर्स गैदर करेंगे, उसके बाद टोटल होगा ना। जब आपको नंबर ही नहीं पता होंगे तो आप टोटल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है, ये चीज़ अप्लाई होती है जनरली। सही है, अच्छी लॉजिक है। इस सवाल के अंदर छोटा सा इन्होंने ट्विस्ट डाला था कि हमें उल्टा करना पड़ेगा, कि इन्होंने बोला है कि आपने वैलिडेशन नहीं करनी। सही है, और आपने जो लास्ट नंबर है ना, वो 9999 करना है, उसको टोटल में शुमार नहीं करना आपने। सही है, टू बी इनपुट एंड इज इग्नोर्ड, इसको इग्नोर करना है, टोटल में नहीं डालना। सवाल में लिखा हुआ है, आप पढ़ो इसको। यहाँ पे टू बी इनपुट एंड ओह, इज इग्नोर्ड। बहुत बड़ी ट्विस्ट है सर। सही है, तो उसको छोड़ना है। अब इग्नोर करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इनपुट के फौरन बाद कंडीशन लगा दूं कि भाई जैसे ही ये नंबर आए टोटल में नहीं जाए और रुक जाए। अब कंडीशन के बिल्कुल ऊपर लगाना है मुझे, तो मैं इनपुट बाद में लिखूंगा, टोटल पहले लिखूंगा। सही है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। टोटल इक्वल्स टोटल प्लस नम, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इनपुट नम। अच्छा, अब देखो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा मैं अंटिल। अब रिपीट अंटिल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कंडीशन मीट हो जाए तो रिपीट अंटिल रुक जाता है। रिपीट अंटिल, अंग्रेजी समझो ना इसकी। रिपीट मतलब बार बार करते रहो जब तक क्या? अब मिसाल के तौर पे तुम चाबी ढूंढ रहे हो, चाबी ढूंढते रहो जब तक चाबी ना मिल जाए। अब चाबी मिल गई तो क्या हुआ? ये कंडीशन हो गई ना, चाबी मिलना। चाबी मिलना अगर सच है तो रोक दो, चाबी नहीं मिला है तो चलते रहो, ढूंढते रहो। तो रिपीट अंटिल अंटिल नम उस तरह से इक्वल्स काम टू, करता है। अंटिल ऐसे होगा ना सर, अंटिल नम इक्वल्स टू 999.9। वेरी गुड। अच्छा, सॉरी, कंडीशंस के अंदर एरो नहीं आता, कंडीशन में इक्वल टू आता है। ये बात का ख्याल रखना। ठीक है, अच्छा, अब ये सही है, हमारा कोड बिल्कुल सही है, हमें मार्क्स भी मिल जाएंगे इस सवाल के। मतलब यही यही है, इतना सही कोड है इसका। लेकिन जो है बच्चे ये चीज़ पहचान नहीं पाते, तो उसका मैंने एक स्टैंडर्डाइज हल निकाला। तो बोला भाई हल एक ऐसा दो बच्चों को कि उसके लिए आसानी हो जाए। तो उसके अंदर है ना, मैं इसी कोड को रिपीट करूंगा वापस, बट डिफरेंट अंदाज से करूंगा। देखो उसको, इस कोड को मैंने कॉपी करा। अब इसको मैं थोड़ा पेस्ट करूंगा इधर। ठीक है, और इसमें मैं माइनर चेंजेस करूंगा। माइनर चेंजेस ये हैं कि मैं ना पहले तो इसको करूंगा नीचे मूव, ताकि हम स्टेटमेंट वगैरह वो चीज़ें अलग कर सकें। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा? मैंने इफ लिखा। सही है, इफ नम नॉट इक्वल्स टू 9999.9। सही है, देन मैं यहाँ पे देन लिख सकता हूँ। जगह का मैं इसलिए फंसा रहा हूँ
ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड इफ। अब मैं भले इनपुट पहले लूं कि इनपुट बाद में लूं, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब वो चीज का मसला आपका हो गया हल कि सर इनपुट पहले लें कि बाद में लें कि क्या करें। मसला आपका हल हो चुका है कि आपने इस वैल्यू को इग्नोर करना है। अगर वो 9999.9 जो है नहीं है तो आप इनपुट एक और लोगे और आप सम भी करोगे। अगर वो निकला तो आपने नहीं करना। सर ये बहुत आसान और एक्यूरेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया थोड़ा? सही है, नहीं कॉम्प्लेक्स सॉरी नहीं हुआ। अच्छा, आपने इनपुट को बाहर रखना है, सॉरी माजरत, मैं एक चीज़ भूल गया था। इनपुट हमें बाहर करना है। हमने इफ स्टेटमेंट को जो है ना इस तरह से करना है कि सारे प्रोसेस हमने अंदर करना है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, ये आपने बस वैलिडेशन एक तरह से आपने एक दफ़ा कर दी कि इनपुट करा, मैंने इनपुट को चेक करा, क्या वो 999 नहीं है तो मैं टोटल करूंगा। अगर वो 999.9 है तो वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर रहा ऐड। अब ये कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, लेकिन अगर आप ये बात को समझो कि ये स्टैंडर्ड हर सवाल में आप अप्लाई करोगे, आपका सवाल सही होगा कि आपने एक एक वैल्यू और लूप को रोकने के लिए आपको देगा और वो वैल्यू आपने नहीं इस्तेमाल करनी, टोटल में नहीं इस्तेमाल करनी, प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने बस वो स्टेटमेंट के साथ नॉट इक्वल टू लगाना है, वो आपका काम हो गया। तो ये याद रखना आसान है कि ये हर सवाल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? दोनों तरीके सही हैं। तीसरा भी तरीका है वाइल लूप से, बट ये दोनों भी सही है। दोनों में से जो भी करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? अब मैं आउटपुट नहीं करा है मैंने, बस मैं आउटपुट कर देता हूँ। कोई सवाल है बोलो, पूछो, मसला नहीं है, चल सीन है। ओके, सर एक बार सवाल रिपीट कर दें। सवाल दिखाऊं? शुरू शुरू से एक बार रिपीट करा, एक्सप्लेन कर दें। ओके, कर देता हूँ। तुम्हें कंफ्यूजन किस जगह पे, थोड़ा मुझे और प्रिसाइजली बताओगे ताकि मैं उस पर एम्फेसिस ज्यादा दूं। सर ये लूप्स का चैप्टर पढ़ूंगा तब भी समझ में आएगा। लूप्स क्या? लूप्स का चैप्टर पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा। सही है, सही है। मैं वैसे बता देता हूँ, एक चीज को आपको बार बार करना है ना, तो आप लूप करते हो। मुझे बार बार इनपुट लेना है, अब हर दफा नई वैल्यू मेरे पास आएगी तो मैं सम कर पाऊंगा उसके अंदर। अब मैं इसकी मिसाल कीबोर्ड वाली वापस देता हूँ, भले मैंने टोटलिंग स्टेटमेंट के लेक्चर में दिया हुआ है, बट मैं कीबोर्ड फॉर एग्जांपल साफ कर रहा हूँ। तुम्हें बुलाया, मैंने बोला यार 2 मिनट के लिए सामान पकड़ना। मैं तुम्हें पहले 3 कीज दी, मैं निकाल लो, मैं तुम्हें पकड़ाई 3 कीज, फिर मैं तुम्हें 5 कीज पकड़ाई। कितनी हो गई तुम्हारे पास? 8 8 हो गई। अब मैंने 5 और पकड़ाई, कितनी हो गई? 13 13 हो गई। तुम क्या कर रहे हो उस वक्त? पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तुम्हारे पास 8 था, तुमने 5 ऐड कर दिया। अब तुम्हारे पास 13 है तो तुम 13 के अंदर कोई नंबर ऐड करोगे तो टोटल की जो वैल्यू है, सही है, तुम उसी में ऐड कर रहे हो ना। टोटल की जो वैल्यू है तुम उसके अंदर नम ऐड कर रहे हो, या जो नंबर ऑफ कीज फॉर एग्जाम्पल तुम ऐड कर रहे हो। तो इस चीज को तुम्हें बार बार कर रहा हूँ ना, मैं बार बार तुम्हें कीज दिए जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को ना, कीज निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ, सेम टास्क कर रहा हूँ, तुम्हें बार बार बस दिखा रहा हूँ। तो ये चीज जो है ना, टोटलिंग स्टेटमेंट ये लूप के अंदर होती है। सही है। अब कोड का पढ़ने का अंदाज क्या है? ऑर्डर में चलता है, शुरू से लेके आखिर तक चलेगा और उसी सीक्वेंस में काम होगा। अब मैंने टोटल में नम की वैल्यू 0 थी, मैंने 0 डाल दिया, सही है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? टोटल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अब पहली साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर हो जाएगा टेस्ट कि आप जो नया नंबर डाला क्या वो 9999 है। अगर वो नहीं है तो वो आगे जाएगा, टोटल में ऐड कर देगा। अगर वो 9999 है तो वो रुक जाएगा। लूप इस तरह से काम करेगा यहाँ वाला। सही है। तो हमें सही। इस प्रोसेस से इग्नोर करना था, 9999 वैल्यू को इग्नोर करना था। इसीलिए हमने ये थोड़ा चहल पहल जो है ना, थोड़ा एक तरह से कंफ्यूजन मचाया हुआ है कि हम इनपुट बाद में ले रहे हैं। हम पहले चेक कर रहे हैं वैल्यू को, वाइल अंटिल जो है वो चेक कर रहा है, अंटिल नम इक्वल्स 9999 चेक कर रहा है कि भाई वो क्या वही है। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, नई वैल्यू लो, ऐड करते जाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इफ स्टेटमेंट लगा दी कि भाई अगर वो वैल्यू है 9999.9 तो इग्नोर करो उसको, टोटल नहीं करना। अगर उसके अलावा कोई भी वैल्यू उसका टोटल कर दो, ये वैल्यू का टोटल नहीं करना है तुम्हें। सही है। तो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा कि वो 9999 नहीं है
तो वो टोटल स्टेटमेंट रन करेगा, अगर वो है तो वो टोटल स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो नीचे जाएगा, अंटिल पे जाएगा, सही है। अगर वो फॉल्स हो गई, अंटिल बोलेगा नम क्या 9999 है, जब भी तो इफ स्टेटमेंट ने इग्नोर करा था, तो वो लूप को रोक देगा, आउटपुट कर देगा टोटल। वरना अगर वो कुछ और नंबर है तो वो टोटल भी एक्सेप्ट करेगा, टोटल होने के बाद वो उस पर जाएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है 9999 नहीं है तो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, इनपुट नया लेगा, इनपुट नया को हम वापस टेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हम टोटल में डालेंगे, उसके बाद वापस अंटिल होगा, फिर चेक होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज होती है। अब समझ में आया? जी ओके। हाँ बाकी भाई महाद समझ में आया? परम? सर जबरदस्त। जी सर समझ आ गया। ओके ठीक है, मैं यहाँ तक रखता हूँ। सही है, हमने एरेस कवर कर लिया। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे प्रोवाइड करता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही अपडेट हो जाएगी, मेरे पास ड्राइव के तौर पे मौजूद हो जाएगी, तो मैं उसको भी ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। सही है सर। ओके अच्छा नादे एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, ताकि कुछ समझ ना आए तो फिर मुझे डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर हम लोग क्लासेस वगैरह का देख लेंगे। और अगर तुम लोग पास पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंस हम लोग अब इतने टॉपिक्स कर चुके हैं कि पास पेपर्स बच्चे प्रैक्टिस कर सकेंगे, ये जो पास पेपर है ये कल परसों से बच्चे कर सकते थे, तो आपने फिर क्या करना है, आपने उस पर मेहनत करनी है, पास पेपर्स करो, जो समझ ना आए वो भेजो, उसकी फिर सेशंस होंगे। ओके ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यू वेलकम।